ओके। कल हम लोग ने क्या देखा था? गिटहब, राइट। गिटहब में क्या था? गिटहब क्या करता है? गिटहब लोकेशन बैरियर को रिमूव करता है, और जो टीम मेंबर्स होते हैं वो कोई भी टीम मेंबर किसी भी टाइम पर अपना जो फ़ोल्डर है या फ़ाइल है वो अपलोड कर सकता है। और रिसेंटली गिटहब यूज़ होता है, रिसेंटली गिटहब बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं अपना कोड शेयर करने के लिए और अपनी फाइल शेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। गिटहब के पास क्या है? गिटहब के पास सेंट्रल रिपॉजिटरीज है जहाँ पर डेटा स्टोर होता है। और गिटहब क्यों यूज़ होता है? जो सेंट्रल रिपॉजिटरीज है उससे डेटा कलेक्ट करने के लिए। बिस्मा, आवाज आ रही है ना? हाँ मैम, आती है, थोड़ी थोड़ी कम आती है लेकिन। देखो अभी आती है ना बराबर? हाँ, अभी आती है। गिटहब ब्रांचेस यूज करता है जिससे बहुत सारे पीपल एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और अपने प्रोजेक्ट का काम करके गिटहब पर अपलोड कर देते हैं। अभी आज हम देखेंगे प्रोसीजर्स इन गिटहब। Procedure in GitHub. The first procedure is to create a repository. Repository, what is mean by repository? Repository मतलब डेटाबेस, राइट। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। अ सेंट्रल रिपोजिटरी इज क्रिएटेड वेयर द कंप्लीट डेटा इज स्टोर। एक सेंट्रल डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट डेटा स्टोर होगा। प्रोसीजर्स इन गिटहब देख रहे हैं, उसमें फर्स्ट है क्रिएट अ रिपोजिटरी, उसके बाद सेकंड है क्रिएट ब्रांचेस। Users, those who are going to participate in development of application, are to be connected to the main or central repositories. ऐसे यूजर्स जो अभी पार्टिसिपेट करने वाले हैं एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए पार्टिसिपेट करने वाले हैं, वो लोगों को सेंट्रल रिपोजिटरी से कनेक्ट होना चाहिए। तो उनको कनेक्टेड होना चाहिए। रिपोजिटरी मतलब क्या? डेटाबेस। डेटाबेस से वो एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए पार्टिसिपेट किए वो। ब्रांचेस act as a connectivity link between central repository and the user. तो ब्रांचेस के बीच में कनेक्टिविटी लिंक होती है। सेंट्रल रिपोजिटरी यूजर मतलब को जो एप्लीकेशन डेवलप करने वाले हैं वो वाले यूजर। ब्रांचेस है वो कनेक्टिविटी लिंक की तरह एक्ट करता है कि किन दोनों के बीच में? सेंट्रल रिपोजिटरी के बीच में और यूजर के बीच में। कौन एक्ट करता है कनेक्टिंग लिंक? ब्रांचेस। कैसा एक्ट करता है? कनेक्टिंग लिंक जैसा किन दोनों के बीच में? सेंट्रल रिपोजिटरीज के बीच में और यूजर्स के बीच में। वालेकुम सलाम। लेक्चर चालू हुआ डेटा साइंस का। थर्ड है मेक एंड कमिट चेंजेस। Once the changes done, they have to update on the main repositories. एक बार चेंजेस हो गई तो हमको उसको अभी जो हमने कोड में चेंजेस किए तो उसको मेन रिपोजिटरीज में अपडेट भी करना होता है। एंड अपडेट द सेंट्रल रिपोजिटरीज। कमिट यूज करके और सेंट्रल रिपोजिटरीज में अपडेट भी कर सकते हैं। ओके। कमिट एंड मेक एंड कमिट चेंजेस। कमिट से क्या कर सकते हैं? चेंजेस कर सकते हैं और उसको सेंट्रल रिपोजिटरीज में अपडेट कर सकते हैं। इसका यूज करके, कमिट का यूज करके। उसके बाद करने हैं, अगर कोई यूजर को पर्टिकुलर मॉड्यूल में कोई चेंजेस करने हैं तो वो क्या करेगा? पुल रिक्वेस्ट करेंगे। चेंजेस करेंगा विच इज यूज टू गेट द अदर मेंबर ऑफ द टीम। आवाज क्या ब्रेक होगा? होती है।
आवाज ब्रेक होती है। हाँ मैम। ओके रुको। अभी आती है देखो। हाँ अभी आती है। अभी आ रही है इसमें आवाज। हाँ मैम अभी आती है। अच्छा ठीक है। हाँ तो देखो कहाँ तक प्रोसीजर्स इन गिटहब देख रहे थे। फर्स्ट था क्रिएट अ रिपोजिटरी। उसमें क्या करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं जहाँ पे पूरा हमारा डेटा क्या होगा, स्टोर होगा। सेकंड पॉइंट था क्रिएट ब्रांचेस। जो यूजर्स, इसमें क्या था कि जो यूजर्स एप्लीकेशन डेवलप करने वाले हैं, जो एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए पार्टिसिपेटेड है जो यूजर्स, वो लोग किससे कनेक्ट होना चाहिए, सेंट्रल रिपोजिटरी से कनेक्ट होना चाहिए। और ब्रांचेस कनेक्टिविटी लिंक देता है किन दोनों के बीच में, सेंट्रल रिपोजिटरी के बीच में और यूजर के बीच में। अगर वो लोग डेटाबेस से कनेक्ट होंगे तो ही वो अपना डेटा डेटाबेस में अपलोड करेंगे। तो ब्रांचेस कैसा एक्ट करता है, कनेक्टिविटी लिंक के जैसा एक्ट करता है। किसके बीच में, सेंट्रल रिपोजिटरी के बीच में और यूजर्स के बीच में। उसके बाद थर्ड था मेक एंड कमिट चेंजेस। once the changes are done they have to update on the main repositories। एक बार वो लोग ने चेंजेस किए तो उन लोगों को मेन रिपोजिटरीज में उसको अपडेट करना है। commit is used to make that changes and update the central repository। commit का यूज करके वो लोग चेंजेस कर सकते हैं और उसको रिपोजिटरी में अपडेट कर सकते हैं। किसका यूज करके, कमिट का यूज करके क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं और उसको अपडेट कर सकते हैं सेंट्रल रिपोजिटरी में। उसके बाद फोर्थ है ओपन अ पुल रिक्वेस्ट। If any changes have to be reflected on particular user's module, then he can make a pull request। अगर कोई changes करने हैं तो वो pull request करेगा, which is used to get the update from various other members of the team। जिससे क्या होगा, उसको हेल्प मिलेगी, दूसरे जो टीम मेंबर्स है उसको अपडेट करेंगे कि ये चेंजेस है। फिफ्थ, merge your merge your pull request। Once the development part of each every branch is done completely or partially, it is merged on stages of the project and develop। एक बार वो लोगों ने डेवलप किया अपना अपना पार्ट तो वो उसको मर्ज करके एक प्रोजेक्ट का एक स्टेज डेवलप हो जाएगा। लार्ज स्केल डेटा सिस्टम। लार्ज स्केल डेटा सिस्टम टू स्टोर data, normal database cannot be used and hence databases like NoSQL, MongoDB and HBase can etc. are good option for large scale data system। जो हमारे नॉर्मल जो डेटाबेस है MySQL, Oracle वगैरह, उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोगों को अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए कौन से डेटाबेसेस यूज करने पड़ेंगे, NoSQL, MongoDB और HBase। ये गुड ऑप्शन होते हैं कि अगर हमको बहुत सारा डेटा स्टोर करना है तो कौन से डेटाबेसेस गुड ऑप्शन है, NoSQL, MongoDB और HBase। ये large scale system do not always have centralized data storage। large scale system के पास ये नहीं होता है, डेटा स्टोरेज, सेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस अप्रोच इज वाइडली यूज्ड इन मेनी एप्लीकेशन। तो उसके पास सेंट्रल डेटा स्टोरेज नहीं होता है तो वो क्या यूज करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस अप्रोच यूज करता है। अभी उसमें देखो, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम आर मेनली क्लासिफाइड एज होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। जो हमारा ये है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सिस्टम, वो उसके कितने पार्ट्स हैं, दो, एक होमोजेनियस है और एक हेटेरोजेनियस है। होमोजेनियस क्या है, होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, homogeneous distributed database are the system in which on all the sites identical DBMS or OS are used। हर साइट्स पर एक जैसे डीबीएमएस और ओएस यूज होता है। अरे देखो होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में हर साइट पर एक जैसा डेटाबेस यूज होता है, हर साइट पर एक जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस हैव आइडेंटिकल सॉफ्टवेयर और होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में एक जैसे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। एंड हियर एवरी साइट नो व्हाट इज हैपनिंग एट अदर साइड एंड वेयर इट इज लोकेटेड। और यहाँ पे हर साइट को पता होता है कि दूसरी साइड में क्या चल रहा है और ये कहाँ पर लोकेटेड है।
हमारा जो लार्ज स्केल डेटा है वो नॉर्मल डेटाबेस में स्टोर नहीं हो सकता है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, नो एसक्यूएल और मोंगोडीबी और एचबीएस, ये 3 डेटाबेसेस यूज करेंगे। ये जो लार्ज स्केल में अगर हमको स्टोर करना है तो उसके लिए सेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज नहीं यूज होता है, क्या यूज होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस दो पार्ट्स है उसके, एक है होमोजीनियस और एक हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में क्या है, वहाँ पे हर साइट में एक जैसे डेटाबेस होते हैं और एक जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं। और होमोजीनियस डेटाबेस में सॉफ्टवेयर भी एक जैसे यूज होते हैं, और यहाँ पे हर साइट को पता होता है कि दूसरी साइट पर क्या चल रहा है और वो दूसरी साइट कहाँ पर लोकेटेड है। उसके बाद होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस आर फर्दर क्लासिफाइड एज ऑटोनॉमस एंड नॉन ऑटोनॉमस। होमोजेनियस और किस में क्लासिफाइड है, एक ऑटोनॉमस में और एक नॉन ऑटोनॉमस में। ऑटोनॉमस डेटाबेस, इन ऑटोनॉमस डेटाबेस ईच साइट इज इंडिपेंडेंट फॉर प्रोसेसिंग ओनली। ऑटोनॉमस डेटाबेस में हर साइट प्रोसेसिंग के लिए ही सिर्फ इंडिपेंडेंट होती है। इंटीग्रेशन इज डन यूजिंग कंट्रोलिंग एप्लीकेशन, और इंटीग्रेटिंग किससे यूज, इंटीग्रेटिंग करने के लिए so इसका यूज करना पड़ेगा कंट्रोलिंग एप्लीकेशन का। और अगर प्रोसेसिंग करने के लिए इंडिपेंडेंट होता है और इंटीग्रेशन करना है तो उसके लिए कंट्रोलिंग एप्लीकेशन का यूज करना पड़ेगा। होमोजीनियस में दो पार्ट्स है, एक है ऑटोनॉमस और एक है नॉन ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस में क्या हमने देखे कि उसके अंदर प्रोसेसिंग इंडिपेंडेंट होती है और इंटीग्रेशन के लिए उसको कंट्रोलिंग एप्लीकेशन का यूज करना पड़ता है। और नॉन ऑटोनॉमस डेटाबेस में डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द वेरियस नोड्स और साइट्स, एंड यहाँ पे नॉन ऑटोनॉमस में जो डेटा है वो नोड्स और साइट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ रहता है, एंड वन नोड मैनेजेस ऑल द अदर नोड्स एज इफ लाइक क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल की तरह ही यहाँ काम होता है। यहाँ पे जो एक नोड है वो सब नोड्स को मैनेज करके रखता है, और नोड्स में क्या होता है, डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है नोड्स में, और साइट्स में डेटा डिस्ट्रीब्यूट होता है, और एक नोड सब नोड को मैनेज करके रखता है। ये होता है नॉन ऑटोनॉमस। ओके, होमोजीनियस में दो टाइप्स है, एक ऑटोनॉमस और एक नॉन ऑटोनॉमस। होमोजीनियस हुआ, अभी हेटेरोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। इन हेटेरोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एवरी साइट हैज डिफरेंट डेटाबेस ओएस एंड डिफरेंट सॉफ्टवेयर। हेटेरोजीनियस में हर साइट्स का डेटाबेस अलग होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है और सॉफ्टवेयर भी अलग होते हैं। लेकिन होमोजीनियस में हमने क्या देखे कि हर साइट पर एक जैसा डेटाबेस होता है, एक जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एक जैसे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। लेकिन हेटेरोजीनियस में इसका अपोजिट है, अलग अलग डेटाबेस यूज होते हैं, अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं और अलग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। इन सच सिस्टम क्वेरिंग इज कॉम्प्लेक्स as the environment and all other tools are different। इस सिस्टम में क्वेरिंग जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, क्यों, क्योंकि इन्वायरमेंट और टूल्स जो है वो सब अलग अलग यूज होते हैं, इसलिए क्वेरिंग कॉम्प्लेक्स होती है। Heterogeneous distributed database is further classified as federated and unfederated database। अभी heterogeneous भी इसमें डिवाइड हुआ है, दो टाइप्स है उसमें भी, एक है फेडरेटेड और एक है अनफेडरेटेड। इन फेडरेटेड डेटाबेस सिस्टम एवरी साइट इज इंडिपेंडेंट फॉर ईच अदर। यहाँ पे फेडरेटेड में हर साइट क्या इंडिपेंडेंट है, एंड हेंस इट एक्ट एज अ सिंगल डेटाबेस सिस्टम इंडिविजुअली। इसलिए ये फेडरेटेड कैसा एक्ट करता है, सिंगल डेटाबेस सिस्टम की तरह एक्ट करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर साइट क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। इन अनफेडरेटेड डेटाबेस सिस्टम इज अ सिंगल सेंट्रल कोऑर्डिनेटर मॉड्यूल थ्रू व्हिच ऑल द साइट्स कम्युनिकेट्स। इन इसमें अनफेडरेटेड में क्या होता है, एक सिंगल सेंट्रल कोऑर्डिनेटर होता है जो क्या करता है, हर साइड से कम्युनिकेट करता है, जिसके जरिए हर साइड एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है, किसके जरिए, सेंट्रल कोऑर्डिनेटर के जरिए। ठीक है, तो अभी हमने आज क्या क्या देखे। प्रोसीजर इन गिटहब। हाँ, उसमें क्या था, फर्स्ट प्रोसीजर बताओ। क्रिएट अ रिपोजिटरी। हाँ, उसमें क्या करता है, रिपोजिटरी क्रिएट करते डेटा स्टोर करने के लिए। रिपोजिटरी मतलब पाथ। डेटाबेस, हाँ, डेटा। रिपोजिटरी मतलब, ओके नेक्स्ट, उसके बाद क्या था, क्रिएट ब्रांचेस। उसमें क्या था, ब्रांचेस मतलब के लिंक यूजर के और तरह डेटाबेस। यूज हो। हाँ, यूजर और सेंट्रल रिपोजिटरी में लिंक जो रहती है उसको ब्रांचेस बोलते कनेक्टिंग लिंक की तरह यूजर है, दोनों को कनेक्ट करता है, किन दोनों को, रिपोजिटरी को और यूजर को। हैं। यूजर यूजर मतलब को कौन होंगे वहां पर, डेवलप यूजर मतलब एप्लीकेशन कौन, डेवलप करते
हाँ, नेक्स्ट मेक एंड कमिट चेंजेस, इसमें क्या हम होगा? चेंज और अपडेट कर सकते हैं मेन रिपोजिटरी में। किसका यूज करके? कमिट का। वेरी गुड। उसके बाद ओपन अ पुल रिक्वेस्ट। उसमें अगर कोई अगर चेंजेस करने चेंज हो तो हुआ है तो वो दूसरे को भी एक बोले रिक्वेस्ट करेगा हम्म, चेंज और और उसमें अपडेट क्या की। और दूसरे जो मेंबर्स है वो उसको अपडेट करेंगे। अपडेट करेंगे। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट मर्ज या पुल रिक्वेस्ट। उसमें जो पुल रिक्वेस्ट है उनको मर्ज करके जो उनका मर्ज प्रोजेक्ट कर है वो डेवलप डेवलपमेंट। डेवलप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या देखे थे? लार्ज स्केल डेटा सिस्टम। उसमें क्या था? उसमें हम नॉर्मल उसमें डेटाबेस लार्ज में फाइल, हाँ, लार्ज फाइल जो रहती वो सेव कर नॉर्मल डेटाबेस में हम लार्ज फाइल सेव कर सकते हैं। नहीं कर सकते। ये कौन से डेटाबेसेस यूज होते हैं फिर इसमें? लार्ज फाइल अगर सेव करना, लार्ज लार्ज डेटा सेव करना है तो कौन सा डेटा? NoSQL, MongoDB और HBase। हाँ, और अभी ये इसके पास सेंट्रल डेटा स्टोरेज नहीं होता है तो क्या यूज करता है? ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डेटाबेस। यूज करता है। अभी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में कितने टाइप्स है? दो पार्ट है, होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस और हेटेरोजेनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। इसमें क्या होता है? वो एक जैसा DBM ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है। एक जैसे डेटाबेस यूज होता है और हाँ, डेटाबेस एक जैसा यूज होता है, एंड सॉफ्टवेयर भी एक जैसा यूज होता है उसमें। ऑपरेटिंग सिस्टम भी और एक एक जैसा यूज होता है, और हर मतलब एक साइट को पता रहता है कि दूसरी साइट पे क्या होता है। और वो कहाँ उसमें पर दो लोकेटेड है लोकेटेड वो है। भी। और उसमें फिर भी दो होमोजीनियस पार्ट है, में टू टाइप्स है। फर्स्ट वाला कौन सा है? ऑटोनॉमस और नॉन ऑटोनॉमस। तो ऑटोनॉमस में साइट इंडिपेंडेंट, प्रोसेसिंग साइट इंडिपेंडेंट रहती, और हाँ, इंटीग्रेशन कंट्रोलिंग एप्लीकेशन के से ही करते हैं। हाँ। उसके बाद नॉन ऑटोनॉमस में और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है वो बहुत सारे नोड के साथ होता है, और साइट है वो ये नोड, क्या है? साइट जो रहती है वो नोड मर्ज रहती। ये जो डेटा जो है वो हर नोड के और साइट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और एक नोड सब नोड पे मैनेज रखता है, सब जैसे क्लाइंट की तरह होता है एक्ट। सर्वर उसके मॉडल बाद पे। में क्या होता है? जैसे होमोजीनियस का अपोजिट होता है ना? क्या होता है? अपोजिट, उसमें सब अलग अलग यूज होता है, सॉफ्टवेयर अलग यूज होता है, साइट भी हम्म डिफरेंट रहती है डेटाबेस की, हम्म। और ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग यूज और होता फिर है। डिफरेंस होता है। ओके, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्वेरिंग जो है वो कॉम्प्लेक्स क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे हम सब अलग अलग यूज करते हैं ना, अलग 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 जो यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर होता है, इसलिए यहाँ पर जो क्वेरिंग होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स अभी होता है। कितने टाइप्स है? तो टू टाइप्स है, जैसे फेडरेटेड और अनफेडरेटेड। फेडरेटेड में साइट इंडिपेंडेंट रहती एक दूसरे पे, और सिंगल डेटाबेस सिस्टम इंडिविजुअल रहता है, वो मतलब सिंगल एक्ट करता है, सिंगल डेटाबेस सिस्टम। ओके, और अनफेडरेटेड में उसमें सिंगल सेंट्रल कोऑर्डिनेट मॉडल रहता है, और उससे जिसमें नहीं है पूरे मतलब एक हर सब साइड उससे कम्युनिकेट करते हर साइड एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं कम्युनिकेट थ्रू करते हैं। सेंट्रल कोऑर्डिनेटर मॉड्यूल के थ्रू। ओके, ये बस आज के लिए इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नो एसक्यूएल और मोंगोडीबी और एचपी। ओके। ओके।
ओके।